जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बीपीएससी स्पेशल जीके क्विज लेकर आए हैं और इसमें हमने आपको हैंड रिटन ये क्विज हैं, तो हम आपको सीधे प्रश्न बताएंगे और इसमें आंसर बताएंगे। इसमें ऑप्शन नहीं रहेंगे, लेकिन जो ये हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप बिहार टीचर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर 69th बीपीएससी देने जा रहे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बिहार के जो अलग स्टेट स्पेशल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट, BSSC या अदर एग्ज़ाम जिनमें जीएस आती है, जीएस या जीके आती है, तो उन सभी के लिए ये जो क्विज है ये आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा और अपना वीडियो पूरा देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारी इस छोटी सी कोशिश में अपना सहयोग दीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली महिला कमांडर कौन बनी थी? तो वो बनी थी, उनका नाम था, क्या नाम था? पैगी व्हिटसन। पैगी व्हिटसन कहाँ की थी ये? USA यानी अमेरिका की थी। कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली महिला कमांडर पैगी व्हिटसन, जो अमेरिका की थी, याद रखिएगा। इसमें हो सकता है कुछ ज़्यादा ढंग से दिख ना रहा हो, लेकिन आगे से हम आपको जो हैंड रिटन नोट्स देंगे वो बेहतर तरीके से देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। अगर हम विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में बात करें तो वो थी वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। कौन थी? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ये कहाँ की थी? ये USSR सोवियत संघ था उस समय। ये उस समय सोवियत संघ की थी, अभी वर्तमान में कहा जाए तो रूस की थी। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, जो USSR की थी। और ये कब जाती हैं अंतरिक्ष में? 1963 में ये अंतरिक्ष में जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने कुछ आपके लिए ये लिखा हुआ है कि पहली महिला कौन है, तो 4-5 लिखी हुई थी। तो अब ये जान लेते हैं कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो विश्व की अगर प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो थी श्रीलंका की श्री माओ भंडारनायके। कौन थी? श्री माओ भंडारनायके। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली अगर प्रथम महिला के बारे में बात किया जाए तो उनका नाम है चार्लोट कूपर। क्या नाम है? चार्लोट कूपर। चार्लोट कूपर कहाँ की हैं? ये इंग्लैंड की रहने वाली हैं, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली महिला हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो उसमें चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं जापान की जंको तबी। क्या नाम है? जंको तबी विश्व की प्रथम महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो आप जानते हैं कि हम लोग डार्विन बात पढ़ते रहे हैं, तो चार्ल्स डार्विन ने ही ये बुक लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इन्होंने ये बुक, ये या फिर ये कहा जाए ये जो पेपर पब्लिश किया था, ये जो बुक पब्लिश की थी, ये 1859 में लिखी हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्यूप्राइट अयस्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूप्राइट किसका अयस्क है तो हम बताएंगे क्यूप्राइट किसका अयस्क है। क्यूप्राइट जो है तांबा का अयस्क है, यानी कॉपर का। और तांबा के और अयस्क कौन कौन से होते हैं? तांबा के अयस्क होते हैं कॉपर ग्लांस और कॉपर पाइराइट, ये भी तांबा के ही अयस्क हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुछ और धातुओं के अयस्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यूरेनियम के अयस्क के बारे में अगर बात की जाए तो ये है पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट। कार्नेटाइट
यूरेनियम के जो अयस्क हैं वो होते हैं कौन कौन से? पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क है तो हम बताएंगे यूरेनियम का, और कार्नेटाइट भी किसका अयस्क है? ये भी यूरेनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम के अयस्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं वो हैं बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। तो एल्यूमिनियम के कौन कौन से अयस्क हैं? बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। पारा का अगर अयस्क पूछा जाए तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। कौन है? सिनेबार पारा का अयस्क है। इसके अलावा अगर सोना यानी Au गोल्ड का अगर अयस्क पूछा जाए तो गोल्ड का अयस्क कौन सा है? गोल्ड का अयस्क है काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। कौन है? काल्वेराइट और सिल्वेनाइट गोल्ड का अयस्क है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सोडियम। सोडियम का अगर अयस्क की बात की जाए तो सोडियम का अयस्क कौन सा है? सोडियम का अयस्क है बोरेक्स, साधारण नमक और चिली साल्ट पीटर। कौन कौन से हैं? बोरेक्स, साधारण नमक और चिली साल्ट पीटर जो हैं, चिली साल्ट पीटर जो है ये सोडियम का अयस्क है। तो सोडियम के कौन कौन से अयस्क हमने आपको बताए? बोरेक्स, साधारण नमक और चिली साल्ट पीटर। नेक्स्ट पर चलते हैं, मैग्नीज। अगर मैग्नीज के अयस्क के बारे में हम बात करें तो मैग्नीज का अयस्क क्या है? पाइरोल्यूसाइट। और लेड जो है, लेड का अयस्क कौन है? यानी सीसा का अयस्क है गैलेना। तो गैलेना जो अयस्क है वो लेड का है। पाइरोल्यूसाइड जो अयस्क है वो मैग्नीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का जो उच्च सदन कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है? राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? अगर कोई पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। रिटायर होने के बाद मतलब ये निकल जाते हैं 1/3 सदस्य, और फिर 1/3 नए सदस्य आ जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। जैसे अभी कौन है? जगदीप धनखड़ जी जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि राज्यसभा के सभापति कौन है तो आपको यही बताना है कि जगदीप धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पर चलते हैं, लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। याद रखिएगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संसद जो बनती है, संसद किससे बनती है? संसद बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। किससे? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। तो एक ट्रिक याद कर रखिएगा, सरला। सरला का क्या मतलब है? 79, 80 और 81। सरला 79, 80 और 81। सा से मतलब संसद अनुच्छेद 79 में, रा से मतलब राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, ला से मतलब लोकसभा अनुच्छेद 81 में। याद रखिएगा, संविधान के इन अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र के अगर लेखक के बारे में बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि पंचतंत्र की कहानियाँ आप सभी ने बचपन में ज़रूर पढ़ी होंगी। तो पंचतंत्र किसने लिखा है? ये विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। और मूलतः पंचतंत्र किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में पंचतंत्र को मूलतः लिखा गया है। इसका अनुवाद भी कई भाषाओं में किया गया है पंचतंत्र का, याद रखिएगा। इसके अलावा हम कुछ और बुक्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी बुक्स किसने लिखी है। गीत गोविंद जो पुस्तक है वो जयदेव के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव के द्वारा। इंडिका जो लिखी गई है मेगस्थनीज के द्वारा। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजा था सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत था। और इसी इंडिका में मेगस्थनीज ने वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त का महल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, शाहनामा किसने लिखी है? शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। किसने लिखी है? फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? अष्टाध्यायी पढ़नी ने लिखी है।
पढ़नी ने लिखी है अष्टाध्यायी। और राजतरंगिणी जो है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और इस राजतरंगिणी में क्या है, इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलता है हमें, ये कल्हड़ ने लिखी है। और राजतरंगिणी पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें क्रमबद्ध हमें इतिहास देखने को मिलता है, क्रमबद्ध रूप से इतिहास देखने को मिलता है। तो जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है। कामसूत्र है वात्स्यायन, ये थोड़ी गलत लिखा है, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है कामसूत्र। और ट्रेन टू पाकिस्तान जो बुक है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान बुक लिखी गई है। मालगुडी डेज और गाइड, मालगुडी डेज जो आपने पहले नाटक आता था वो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। और गाइड जो है ये भी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो मालगुडी डेज और गाइड आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे भारी धातु, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो हम बताएंगे सबसे भारी धातु है ओस्मियम। क्या है? ओस्मियम है सबसे भारी धातु। उसके बाद जब भारी धातु पूछ सकते हैं तो हल्की धातु भी पूछ सकते हैं। तो सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु के बारे में बताया जाए तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। आप जानते होंगे आपके मोबाइल की जो बैटरी बनती हैं वो लिथियम से ही बनती हैं, लिथियम आयन बैटरी लिखा रहता होगा उसमें। तो जो सबसे हल्की धातु है ये लिथियम है। इसके अलावा अगर सबसे कठोर धातु के बारे में बात की जाए तो सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लैटिनम है सबसे कठोर धातु। अगर आपसे सबसे कठोर अधातु के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे हीरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो फिलामेंट बना रहता है बल्ब में, किसका बना रहता है? वो टंगस्टन का ही बना रहता है और इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम टंगस्टन का उत्पादन बताएं भारत में कहाँ पर होता है, तो टंगस्टन का उत्पादन भारत में देगाना खान, एक राजस्थान में खान है जिसका नाम है देगाना खान, यहाँ पर टंगस्टन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बेडी लेआउट अयस्क है। ये देखिए एक अयस्क यहाँ पे भी पूछा गया है कि बेडी लेआउट जो अयस्क है किसका अयस्क है? तो बेडी लेआउट अयस्क जो है किसका है? वो जिरकोनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? जिरकोनियम का अयस्क है। बेडी लेआउट किसका है? जिरकोनियम का अयस्क है बेडी लेआउट, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग दिखाई पड़ता है आतिशबाजी में, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कई बार ये प्रश्न आता है। तो ये जो हरा रंग होता है आतिशबाजी के दौरान, ये बेरियम की उपस्थिति के कारण हमें नज़र आता है। तो याद रखिएगा, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग हमें बेरियम की उपस्थिति के कारण नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए हम कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? अगर दूध की शुद्धता की बात की जाए तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? लैक्टोमीटर का हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा विद्युत कुछ और यंत्र देख लेते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर का यूज करते हैं। विद्युत धारा के लिए अमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई हम नापते हैं अल्टीमीटर से। हवा की शक्ति और गति हम किससे मापते हैं? ये एनीमोमीटर से मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो ऑडियोमीटर से मापी जाती है। हम थोड़ी धीमे धीमे पढ़ाएंगे, बहुत तेज़ी से शायद पढ़ा रहा हूँ तो धीमा धीमा पढ़ाऊँगा अभी। तो हवा की शक्ति और जो गति है वो किससे मापी जाती है? वो एनीमोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो ऑडियोमीटर से मापी जाती है। वायु दाब का मापन उसे कहते हैं वायु दाब मापी, या इंग्लिश में बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं।
हृदय की गति अगर नापने के बारे में बताया जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो कार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हम हृदय की गति मापते हैं। फैदोमीटर जो होता है, फैदोमीटर के द्वारा हम क्या नापते हैं? फैदोमीटर के द्वारा हम समुद्र की गहराई मापते हैं कि कितना गहरा समुद्र है, ये फैदोमीटर के माध्यम से हम मापते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है उससे द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगर हम रेडियोमीटर के बारे में बात करें तो रेडियोमीटर क्या है? रेडियोमीटर का हम उपयोग विकिरण ऊर्जा के मापन के लिए करते हैं। किसके मापन के लिए? विकिरण ऊर्जा के मापन के लिए हम रेडियोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो अगर प्राथमिक रंग के बारे में बात की जाए तो आप याद रखिएगा RGB, ये 3 रंग जो हैं यही प्राथमिक रंग हैं। इनसे ही मिलकर बाकी सब रंग मिलते हैं, उन सबको द्वितीयक रंग कहते हैं। R का मतलब रेड यानी लाल, G का मतलब ग्रीन यानी हरा, B का मतलब ब्लू यानी नीला। तो लाल, हरा और नीला यानी रेड, ग्रीन और ब्लू जो हैं प्राथमिक रंग होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? अगर हम वायुयान के टायरों की बात की जाए तो वायुयान के टायरों को ठंडा रखने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। लेकिन अगर हीलियम का ऑप्शन ना हो, नाइट्रोजन दिया हो, तो आज के हिसाब से नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। तो याद रखिएगा हीलियम या नाइट्रोजन। अगर हीलियम दिया है तो हीलियम लगाएंगे, अगर हीलियम नहीं दिया है तो नाइट्रोजन लगाएंगे। और ये क्यों भरी जाती हैं? जिससे वायुयान के टायर ठंडे रहें। टांका धातु का आप जानते होंगे, जो टांका धातु है या सोल्डर जो है, सोल्डर मेटल, उसमें किस धातु का मिश्रण होता है? आप जानते होंगे टांका निकल जाता है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का तो टांका लगाया जाता है, तो टांका सोल्डरिंग की जाती है इंग्लिश में कहा जाए तो टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो इसमें मिश्रण किस किस का होता है? इसमें टिन और सीसा, किसका होता है? टिन और सीसा का मिश्रण इसमें होता है। तो टांका धातु या सोल्डर में टिन और सीसा का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए, ग्लूकोमा अगर रोग की बात की जाए, जिसे हम काला मोतिया भी कहते हैं, ये रोग आँख को प्रभावित करता है। इसके अलावा ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, टरकोमा, रतौंधी, कैटरेक्ट और आई फ्लू, ये सब आँखों को प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं कि इस समय भारत में आई फ्लू का प्रकोप फैला हुआ है। तो ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, कैटरेक्ट, टरकोमा और आई फ्लू, ये सब आँखों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है रोग, उससे रोगी का गला प्रभावित होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से रोगी का गला प्रभावित होता है। अगर हम अस्थमा की बात करें तो अस्थमा से क्या प्रभावित होता है? अस्थमा से ब्रोंकियल स्नायु जो हैं, ब्रोंकियल स्नायु जो हैं अस्थमा से प्रभावित होते हैं, ब्रोंकियल स्नायु। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर हम पक्षाघात की बात करें, जिसे हम लकवा कहते हैं साधारण शब्दों में, तो उससे तंत्रिकाएं जो हैं प्रभावित होती हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं प्रभावित होता है। पीलिया जो है, जिसे हम जॉइंटिस कहते हैं इंग्लिश में, इससे लीवर प्रभावित होता है, यानी यकृत प्रभावित होता है। प्रभावित अंग जो है इसमें यकृत है। इसके अलावा अगर हम निमोनिया और टीबी की बात करें तो निमोनिया और टीबी से फेफड़ा जो है वो प्रभावित होता है। कौन सा? फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। इसके अलावा पार्किंसन और मेनिंजाइटिस, पार्किंसन और मेनिंजाइटिस की अगर हम बात करें तो इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है पार्किंसन और मेनिंजाइटिस से। अतिसार जो है, जिसे हम आंत का अग्रभाग कहते हैं, अतिसार जो है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे आंत का अग्रभाग प्रभावित होता है। अतिसार से आंत का जो है अग्रभाग प्रभावित होता है। सिफिलिस, सिफिलिस जो रोग है उससे जनन अंग प्रभावित होता है। कौन से? जनन अंग उससे प्रभावित होता है सिफिलिस रोग से।
और अगर प्लेग जो है, प्लेग से RBCs यानी लाल रक्त कणिकाएँ और फेफड़े जो है प्लेग से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इन सबको आप ज़रूर एक बार अच्छे से इन सब का रिवीजन करिएगा। एक बार आप ही वीडियो देख लीजिए, फिर एक बार साधारण गति में देख लीजिए, और एक बार फिर आप 1.5x लगाएं या 2x लगाएं, जैसे भी हो देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अपना फीडबैक। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल के छोटे से प्रयास में अगर आप अपना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर शामिल करेंगे तो हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष कितना मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है? अगर हम एक प्रकाश वर्ष बताएं तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुणे 10⁻15 मीटर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अब ये जो प्रकाश वर्ष है, ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी रहती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पानी, जब आप देखते होंगे कि पानी की बूंदें जब गिरती हैं तो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? क्या होता है? पृष्ठीय तनाव जो होता है वो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण होता है। पृष्ठ तनाव जो रहता है उससे पानी की बूंदें गोल होने का कारण वही रहता है। और हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। याद रखिएगा, 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति बराबर। अगर हम मानव निर्मित प्रथम रेशा कहें यानी मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कहें तो वो कौन सा है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो हम बताएंगे नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो अगर हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बात करें तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। और सबसे कम किसका प्रकीर्णन होता है? सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग के प्रकाश का। इसलिए आप जानते होंगे कि खतरे के निशान के रूप में लाल रंग की जो लाइट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन नहीं होता है, वो आपको दूर से भी नज़र आ जाती है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुछ धर्म के संस्थापकों के बारे में बात की गई है तो उन्हें भी देख लेते हैं। पारसी धर्म के अगर संस्थापक के बारे में बात की जाए तो पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम है जरथुस्त्र। क्या नाम है? जरथुस्त्र। ये पारसी धर्म के संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं उनका नाम है गौतम बुद्ध। जैन धर्म के संस्थापक, इनका नाम है ऋषभदेव। हालांकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं लेकिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ही थे। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम है महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो आप बताएंगे ऋषभदेव, अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आप बताएंगे महावीर स्वामी। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ था? इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी के आसपास होता है और इसकी स्थापना जो की थी वो मोहम्मद साहब के द्वारा की गई। सिख धर्म का उदय। सिख धर्म किसका स्थापना किसने की? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। सिख धर्म में 10 मानव गुरु हुए हैं, जिनमें पहले गुरु नानक देव थे और आखिरी थे
आखिरी कौन थे? आखिरी थे गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उन्हीं को गुरु का दर्जा प्राप्त है। ईसाई धर्म के अगर संस्थापक के बारे में बात की जाए तो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं कौन? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। कौन है? ईसा मसीह जो हैं ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक और धर्म के बारे में जान लेते हैं, बहाई धर्म। बहाई धर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है बाहुउल्लाह या मिर्ज़ा हुसैन अली नूरी। क्या नाम है? बहाई धर्म के संस्थापक हैं बाहुउल्लाह या मिर्ज़ा हुसैन अली नूरी। अगर हम हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म एक सनातन धर्म माना जाता है। इसके कोई संस्थापक नहीं पता चले। ये आदि का ऐसा कहा जाता है कि आदिकाल से, सनातन काल से यह धर्म चला आ रहा है, तो इसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म इसे कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? अगर भारत में प्रथम जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड म्यो के काल में पहली बार जो है भारत में जनगणना होती है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से होती है? भारत में अगर नियमित जनगणना की शुरुआत की बात की जाए तो 1881 में, उस समय लॉर्ड रिपन जो थे भारत के वायसराय थे, तो 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। नियमित जनगणना से क्या मतलब है? नियमित जनगणना से मतलब है प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होना। तो 1881 से लगातार प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती रही है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो सकी है पूरी, वो भी जल्दी ही आपको पूरी होती दिखेगी। और अगर हम लॉर्ड रिपन के बारे में बात करें तो लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल था इस यहाँ पर वायसराय के रूप में 1880 से लेकर 1840 तक इसका ये जो रहता है कार्यकाल रहता है। और इसके समय एल्बर्ट बिल विवाद एक निकल के आता है। एल्बर्ट बिल विवाद क्या था? एल्बर्ट बिल विवाद में बताया जाता है कि जो भारतीय न्यायाधीश थे वो अंग्रेज़ कैदियों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। पहले क्या कहा जाता है कि सुनवाई के बारे में कह दिया जाता है कि करेंगे, लेकिन फिर इसका बहुत विरोध होता है, इस बिल का बहुत विरोध होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, मेघदूत। अब कुछ रचनाओं के बारे में बताया गया है कि कौन सी रचना किसकी है, तो आप देखिए और बताइए कि कौन सी रचना किसकी है। तो हमने आपको अब बताते हैं कि कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है। रचना अर्थात बुक के बारे में ही बात की गई है, तो देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम मेघदूत रचना की बात करें, मेघदूत जो पुस्तक है ये है कालिदास की। क्या है? मेघदूत जो पुस्तक है कालिदास की। ये कालिदास किसके राज दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी उन्हें, उसके दरबार में कालिदास थे। कालिदास ने मेघदूत के अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम ये पुस्तकें लिखी। मालविकाग्निमित्रम में जो पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र और मालविका नाम की कन्या के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और अब हम हर्षचरित और कादम्बरी जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट क्या थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, तो इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी है। वासवत्ता पुस्तक जो लिखी है वो सुबंधु ने लिखी है। किसने लिखी है? वासवत्ता जो पुस्तक लिखी है वो सुबंधु ने लिखी है। किसने लिखी है? सुबंधु ने लिखी है। और मिताक्षरा जो लिखी है विज्ञानेश्वर मिश्र के द्वारा मिताक्षरा पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर मिश्र के द्वारा मिताक्षरा पुस्तक लिखी गई है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिताक्षरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो विज्ञानेश्वर मिश्र के द्वारा लिखी गई है। एक और प्रश्न आता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो ऑप्शन दिए रहेंगे उनमें से आपको मारना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो पुस्तक है इसके हमें लेखक के बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है।
हितोपदेश, हितोपदेश के बारे में भी पूछा जाता है। तो हितोपदेश किसने लिखी है? हितोपदेश लिखी है नारायण ने। किसने लिखी है? नारायण जी के द्वारा हितोपदेश लिखी गई है। अब हम देख लेते हैं जो 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनको किसने लिखा है या इनका संपादन मान लीजिए किसने किया है, इनको लिखा किसने, इनके बारे में जान लेते हैं। सुत्त पिटक आनंद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? सुत्त पिटक आनंद के द्वारा लिखी गई है। विनय पिटक जो है उपाली के द्वारा लिखी गई है और अभिधम्म पिटक मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा लिखी गई है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हितोपदेश नारायण के द्वारा, सुत्त पिटक आनंद के द्वारा, विनय पिटक उपाली के द्वारा और अभिधम्म पिटक मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा लिखी गई है। अगर हम तबकात ए नासरी के बारे में बात करें तो तबकात ए नासरी जो है मिनहाज उस सिराज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी गई है। अगर हम जो मिनहाज उस सिराज के बारे में बताएं तो इसका संरक्षण किसने किया था? मुबारक शाह के द्वारा इसका संरक्षण किया गया था। और नेक्स्ट बुक है तारीख ए फ़िरोज़शाही। तारीख ए फ़िरोज़शाही जो पुस्तक है किसने लिखी है? वो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बरनी के द्वारा तारीख ए फ़िरोज़शाही पुस्तक लिखी गई है। इन सभी पुस्तकों को आप ध्यान से पढ़िएगा, याद ना हो पाए तो इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं और फिर से भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस आंदोलन के दौरान बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? तो बिहार के देवघर में जो गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी वो स्वदेशी आंदोलन के तहत की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी। कब की गई थी गोल्डन लीग की स्थापना? 1904 में गोल्डन लीग की स्थापना अंग्रेज़ों का बहिष्कार करने व बिहार में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने के लिए द गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज का जो क्विज है यहीं पर पूरा होता है। दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको बिहार स्पेशल क्विज लेकर आएंगे, क्योंकि बिहार की जो टीचर्स भर्ती है वो अभी 24 और 25 और 26 तारीख को लगी हुई है। तो याद रखिएगा जो बिहार की टीचर्स भर्ती है उसमें आपके ये सारे क्वेश्चन काम आएंगे। तो याद रखिएगा, हम बिहार स्पेशल ही जो मेन रूप से हमने आपको बताया कि बिहार के लिए हम स्पेशल आपको जीके का ये करा रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो ये जो है ये सब बिहार टीचर्स भर्ती और 69वीं जो बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है पीसीएस वाला, उसमें आपके काम आएगी। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचता है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।